जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार रहे जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 725 में से 528 वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले। वहीं 15 वोट अमान्य पाए गए। धनखड़ की जीत के बाद दिल्ली से लेकर उनके गृह जिले राजस्थान के झुंझुनू तक जश्न मनाया जा रहा है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जैसे ही 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जीत का ऐलान किया, उसके कुछ देर बाद ही पीएम मोदी जगदीप धनखड़ के आवास पर पहुंचे और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। धनखड़ ने भी पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जगदीप धनखड़ को उनके घर जाकर बधाई दी। मैं उत्पल कुमार सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर, उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2022 एकर द्वारा घोषणा करता हूं कि श्री जगदीप धनखड़ राजभवन वार्ड 45 हेयर स्ट्रीट कोलकाता 7000001 भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए। दिल्ली में जगदीप धनखड़ के आवास पर भी जमकर जश्न मना। बधाई देने के लिए बीजेपी नेताओं का तांता लगा रहा। राजस्थान से कई महिला संगठन भी इस मौके पर उन्हें बधाई देने पहुंचे। उनके गांव से भी आई कई महिलाओं ने उन्हें बुके देकर बधाई दी। जगदीप धनखड़ ने राजस्थान से आए सभी लोगों का आभार जताया। कई लोग मिठाई बांटते भी नजर आए। राजस्थान के झुंझुनू में भी पारंपरिक तरीके से धनखड़ की जीत का जश्न मनाया गया। I am so happy. I congratulate him, and he has a very good, vast knowledge about the constitution and law, and also quite witty. I am quite confident that he will handle the situation in the Rajya Sabha very well, and I am also so happy that it is a very, very decisive victory, and it is more than 74% vote share. It is one of the impressive victory. जगदीप धनखड़ की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मुझे विश्वास है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ जी संविधान के एक आदर्श संरक्षक साबित होंगे। साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सहयोगियों, अन्य दलों और संसद सदस्यों का धनखड़ जी का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जगदीप धनखड़ को बधाई दी। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार रही मार्गरेट अल्वा ने भी जगदीप धनखड़ को बधाई दी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने जगदीप धनखड़ को जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। Constitution very well, and he will be a wonderful chairman for the Rajya Sabha. He will be an outstanding vice president. To have a president, a tribal lady president, Mahamahim Draupadi Murmu ji, the nation is blessed to have a son of a farmer, an eminent jurist as the vice president of India. जगदीप धनखड़ देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति होंगे। वो राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और राजस्थान में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। आंकड़ों के लिहाज से राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव भी एक तरफा नजर आ रहा था। 71 साल के जगदीप धनखड़ ने अपना सफर किसानी से शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने वकालत की और इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरसीपी सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनसे जवाब मांगा गया था। आरसीपी सिंह पर साल 2013 से 2022 के बीच जेडीयू में रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास रखती है।
दिल्ली में शराब नीति को लेकर सियासत गरमाई हुई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति को लेकर कई खुलासे किए। सिसोदिया ने कहा कि अनअधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर पूर्व एलजी अनिल बैजल के रुख में बदलाव की जांच के लिए हमने इस मामले को सीबीआई के पास भेजा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को रोककर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया ने सवाल किया कि एलजी साहब ने यह फैसला किसके कहने पर किया। पूरा का पूरा स्टैंड चेंज किया। उस पॉलिसी में जो डिपार्टमेंट ने तैयार की थी उस वक्त नहीं था, जब कैबिनेट ने पास की थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने पढ़ी थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने जब मंजूर किया उस वक्त नहीं था, और इसकी वजह से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये पूरा इंसिडेंस आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी जो सरकार ने बनाई थी उससे सरकार को बहुत फायदा होने वाला था, लेकिन उसके उलट सरकार को के राजस्व को नुकसान पहुंचा, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा, क्योंकि एलजी साहब ने अपना निर्णय बदला। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया के आरोपों का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने नियम के मुताबिक काम किया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को न ही टेंडर दिया जा सकता है और न ही वो ठेके खोल सकते हैं, लेकिन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों ने भी ठेके खोल रखे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नई शराब नीति में केजरीवाल सरकार ने कई गड़बड़ी की है। मनीष सिसोदिया जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, इसी वर्ष कहा है, 15-20 दिन पहले कहा है, हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। अरे जब नवंबर में एलजी ने आपके अनुसार इतना बड़ा घोटाला कर दिया और तभी आपको पता चल गया था कि सब कुछ खत्म हो गया है, एलजी साहब ने इस प्रकार से एक ऑर्डर पारित कर दिया है, तो 15 दिन पहले कैसे हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था? और जैसे ही सीबीआई आपके द्वार तक पहुंच गई तब सब घाटा हो गया। आबकारी नीति पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा समेत 11 अधिकारियों को आबकारी नीति को लागू करने में चूक करने पर सस्पेंड कर दिया है। एलजी ने यह आदेश संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के मद्देनजर लिया है। इसमें टेंडर देने में अनियमितताएं पाए जाने पर चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ प्रदान करना शामिल है। पत्राचौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत की रिमांड कल खत्म हो रही है। इससे पहले रविवार को ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ की। संजय राउत की पत्नी वर्षा से ईडी की पूछताछ इसलिए बेहद अहम है क्योंकि उनके अकाउंट में ही 55 लाख रुपए आए थे, जिसके बाद संजय राउत ईडी की जांच की जद में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली नीति आयोग की बैठक का तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बहिष्कार किया। उन्होंने बाकायदा पीएम मोदी को पत्र लिखा जिसमें बैठक के बाइकॉट के बारे में बताया गया और कई मुद्दे भी उठाए। केसीआर ने कहा कि मुझे नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेना उपयोगी नहीं लग रहा। उन्होंने आगे कहा कि मैं केंद्र सरकार के विरोध के एक मजबूत प्रतीक के रूप में खुद को बैठक से दूर कर रहा हूं। केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव करती है और भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के सामूहिक प्रयास में समान भागीदारी नहीं निभाती। सीयूईटी यूजी एग्जाम के दौरान आई तकनीकी खराबी पर भी सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जहां इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया, वहीं राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार के अमृत काल की नई एजुकेशन पॉलिसी है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि अमृत काल की नई एजुकेशन पॉलिसी, एग्जाम से पहले परीक्षा पर चर्चा, एग्जाम के वक्त नो पर्चा नो चर्चा, एग्जाम के बाद अंधकार में भविष्य। राष्ट्रीय स्तर से मैं जो शब्द कह रहा हूँ एक सांसद के रूप में कह रहा हूँ, उस पर आपको विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का गृह मंत्री भी, प्रदेश का मुखिया भी, मुख्यमंत्री भी और हमारी पार्टी के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इसका विषय का संज्ञान लिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए मैंने भी ये कहा, मेरे पुलिस के अधिकारी जो पीछे खड़े हैं